हेलो स्टूडेंट्स, आज हम बात करते हैं सिंपल पेंडुलम के बारे में। तो सिंपल पेंडुलम को सबसे पहले गैलीलियो सर ने सजेस्ट किया था 1583 में, लेकिन उनके सजेशन के आधार पर इस्तेमाल करके दिखाया 1658 में ह्यूजेंस सर ने। गैलीलियो सर ने कहा था कि पेंडुलम का इस्तेमाल करके हम वॉच को रन करा सकते हैं, और ह्यूजेंस सर ने इसका यूज करके दिखा दिया। आजकल कहीं कहीं टावर में या घरों में भी पेंडुलम क्लॉक देखने के लिए मिलता है, जिसमें पेंडुलम इस तरह से मूव करते रहता है ना। वो उसी समय का बनाया हुआ है। अब सिंपल पेंडुलम है क्या, इसको हम यहाँ पर डिस्कस करते हैं। तो देखिए, सिंपल पेंडुलम का डिफिनेशन है कि व्हेन ए स्मॉल मेटेलिक बॉल इज सस्पेंडेड बाय ए लाइट थ्रेड from a frictionless rigid support is called a simple pendulum। यानी जब किसी बॉडी को हम हल्का धागा की सहायता से किसी रिजिड बॉडी के सहारे लटका देते हैं, फ्री रूप से वो लटकता रहता है, तो वो कहलाता है सिंपल पेंडुलम। देखिए, अभी आपके स्क्रीन पे मैंने बनाकर रखा है, ये सिंपल पेंडुलम है। ये बॉल है ना, जिसको पेंडुलम के चैप्टर में बॉब के नाम से जाना जाता है, BOB बॉब। और जिससे ये लटक रहा है, बंधा हुआ है, वो थ्रेड कहलाता है। ब्लैक कलर में आप देख रहे होंगे, ये थ्रेड है। और जिसकी सहायता से लटक रहा है उसी को कहते हैं रिजिड बॉडी। तो ये रिजिड बॉडी जो है फ्रिक्शन लेस होना चाहिए, क्योंकि जब हम पेंडुलम को इसे घुमाएंगे, है ना, तो इसका जो थ्रेड है रिजिड बॉडी के साथ फ्रिक्शन नहीं होना चाहिए। तो इस पेंडुलम के मेन कितने पार्ट हो गए? 3 पार्ट हो गए। पहला पार्ट हो गया कौन? ए बॉब। दूसरा पार्ट हो गया थ्रेड, और तीसरा हो गया हमारा रिजिड बॉडी, जिससे वो लटका हुआ है। ये रिजिड बॉडी जिससे लटका हुआ है, ठीक है। अब ये पार्ट हो गया। अब इससे रिलेटेड कुछ वर्ड है, उसको समझ लेते हैं। देखिए, जिस तरह से ये पेंडुलम लटक रहा है, अपने पोजीशन में लटका हुआ है ना, ये तो ये कहलाता है मेन पोजीशन। अगर ये देखिए, अगर स्थिर है, वो मेरा हाथ हिल रहा है, ये देखिए स्थिर है भी, तो जहां पर है स्थिर है वो मीन पोजीशन कहलाता है। और जब हम इसको डिस्टर्ब कर देते हैं, मतलब इसे हिला देते हैं, देखिए, है ना, तो इधर जहां तक जा रहा है मैक्सिमम पोजीशन जो इधर है, इधर जहां तक जा रहा है वो कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट। फिर यहां से लौटकर मीन पोजीशन में आता है, मीन पोजीशन से होते हुए फिर इधर आता है। तो मैक्सिमम इधर जितना दूर जाता है वो कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन या एक्सट्रीम पॉइंट। फिर यहां से लौट करके वो आता है मीन पोजीशन पे, मीन पोजीशन से फिर एक्सट्रीम पोजीशन, फिर एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन। इस तरह से ये मूव करते रहता है। तो एक बार मैं करके दिखा देता हूं। ये देखिए, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन, मीन पोजीशन से एक्सट्रीम पोजीशन, एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन। इस तरह से मूव कर रहा है। इसी को कहते हैं सिंपल पेंडुलम। अब इससे रिलेटेड कुछ और वर्ड है, उसको हम लोग समझ लेते हैं, ठीक है। ऑस्किलेशन ऑफ पेंडुलम। ऑस्किलेशन किसको कहते हैं? तो देखिए फिर से इसको, जब हम इस बॉब को हम मूव कराते हैं, ठीक है ना, तो मान लीजिए कि यहां पर है इस पोजीशन में, तो यहां से चलकर मीन पॉइंट होते हुए यहां तक आएगा, और यहां से आने के बाद फिर यहां पर आएगा, वो कहलाएगा वन ऑस्किलेशन। यानी जिस एक्सट्रीम पोजीशन से वो चलकर दूसरे एक्सट्रीम पोजीशन में पहुंचा, और वहां से फिर वापस पहले वाले एक्सट्रीम पोजीशन में आया, तो ये कहलाता है वन ऑस्किलेशन। जैसे मैं करके दिखाता हूं, देखिए, ये वन ऑस्किलेशन हो गया, है ना। यहां से मैं छोड़ता हूं, वन ऑस्किलेशन हो गया, क्योंकि यहां से चला और फिर मीन पोजीशन होते हुए यहां पे आया, और फिर यहां से वापस आया, तो ये हो गया वन ऑस्किलेशन। इस तरह से हाफ ऑस्किलेशन भी होता है। जब यहां से आकर के यहीं तक हम रोक देंगे तो कंप्लीट ऑस्किलेशन नहीं कहलाएगा, क्योंकि बॉडी जहां से चला था, बॉब जहां से चला था वहां पर पहुंचा नहीं, है ना। बॉब यहां से चला और यहां से आके यहां पर रुक गया। इधर वापस अगर आता यहां पर, तब होता वन कंप्लीट ऑस्किलेशन। लेकिन यहां से चला, है ना, बॉब है, यहां से चला
अब मीन पोजीशन होते हुए यहां तक आया, अगर यहीं पर हम इसको रोक लेते हैं ये कहलाएगा हाफ ऑस्किलेशन। दूसरा 1/4। अब देखिए यहां बॉब है, तो अगर यहां से बॉब को छोड़ते हैं तो अगर यहां पर रोक लेते हैं मीन पोजीशन में तो वो कहलाया 1/4 ऑस्किलेशन, हाफ का आधा हुआ। और 1 ऑस्किलेशन यहां से यहां तक 1 ऑस्किलेशन, यहां से इस पॉइंट तक हाफ ऑस्किलेशन, और फिर इस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पॉइंट तक 1/4 ऑस्किलेशन। तो ऑस्किलेशन आपको समझ में आ गया होगा। एक बार फिर हम फिगर बना के रिपीट कर देंगे इस चीज को। उसके बाद है एम्पलीट्यूड। एम्पलीट्यूड पेंडुलम का किसको कहते हैं? तो देखिए ये जो पेंडुलम है ना, तो अगर इसको मूव कराते हैं एक्सट्रीम पोजीशन से, इस एक्सट्रीम पोजीशन से मीन पोजीशन से होते हुए जहां तक वो जाता है, मीन पोजीशन से जो इसका डिस्प्लेसमेंट हुआ, मीन पोजीशन से जो एक्सट्रीम पोजीशन तक आया, यही कहलाता है एम्पलीट्यूड। तो देखिए इसको मैं छोड़ता हूं, ये आया है ना। तो मीन पोजीशन से देखिए, मीन पोजीशन से जितना वो आगे जा रहा है ना, यहां हमने रखा है मीन पोजीशन हुआ, उसके बाद जितना दूर वो अपने से खुद जा रहा है वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। फिर यहां से लौटेगा, मीन पोजीशन पाया, फिर इधर आ गया, तो मीन पोजीशन से, ये मीन पोजीशन से फिर इतना डिस्टेंस कवर किया, ये कहलाता है एम्पलीट्यूड ऑफ पेंडुलम। उसके बाद है टाइम पीरियड। टाइम पीरियड कहते हैं कि 1 ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगता है वही कहलाता है टाइम पीरियड। जैसे देखिए ये हो गया, 1 ऑस्किलेशन कब होगा? जब बॉडी यहां था, यहां है ना, यहां से बॉब चला, यहां से चला, मेन पोजीशन से होते हुए यहां तक आया, और यहां से आने के बाद फिर मेन पोजीशन से होते हुए यहां तक आया, 1 ऑस्किलेशन हो गया। कि इस 1 ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जितना टाइम लगा, 1 सेकेंड, हाफ सेकेंड, 2 सेकेंड, 1/4 सेकेंड, वही कहलाता है टाइम पीरियड। तो टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन टाइम टेकन इज कॉल्ड टाइम पीरियड, या दूसरे वर्ड में बोल सकते हैं टाइम टेकन बाय ए बॉब टू कंप्लीट 1 ऑस्किलेशन इज कॉल्ड टाइम पीरियड। मैं समझता हूं क्लियर हो गया होगा। उसके बाद आते हैं फ्रीक्वेंसी पर। फ्रीक्वेंसी किसको कहते हैं? तो 1 सेकेंड में नंबर ऑफ ऑस्किलेशन जो होता है वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। फिर इसी से समझिए आप, ठीक है। अगर यहां पर हम बॉब को रखते हैं तो यहां से चला एक्सट्रीम पोजीशन में, फिर यहां पे आया, फिर यहां से चला, फिर यहां पे आया, फिर यहां से चला, फिर यहां पे आया, तो 1 सेकेंड में जितने बार वो आना जाना कर रहा है, 1 सेकेंड में जितने बार वो आना जाना कर रहा है वही कहलाता है फ्रीक्वेंसी। जैसे मान लीजिए इसको मैं इसे पेंडुलम को हिला दिया इस तरह से, है ना, इस तरह से वो क्या हो रहा है, एक एक्सट्रीम पोजीशन से दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन से पहला एक्सट्रीम पोजीशन, 1 सेकेंड में जितने बार, है ना, ये ऑस्किलेशन को कंप्लीट कर रहा है वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। मैं फिर से रिपीट कर देता हूं। जैसे ये एक्सट्रीम पोजीशन है, यहां से बॉब चला, दूसरा एक्सट्रीम पोजीशन, फिर यहां से चला, पहला एक्सट्रीम पोजीशन, तो अगर इतने में 1 सेकेंड टाइम लग जाता है, इस पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी हुआ 1 सेकेंड। अगर 1 सेकेंड में वो 10 बार ऑस्किलेट करता है ना, अगर 1 सेकेंड में 10 बार इधर से उधर इस तरह से आना जाना करता है तो इस पेंडुलम का फ्रीक्वेंसी 10 होगा। ठीक है, तीसरे से मैं समझता हूं कि ये क्लियर हो गया होगा। एक बार इसको मैं फिगर से समझा देता हूं। अब देखें यहां हम फिगर पर एक बार डिस्कस कर लेते हैं। ये रिजिड बॉडी है, रिजिड बॉडी से लटका हुआ ये हमारा पेंडुलम है, ये मीन पोजीशन हुआ। जब ये लटका हुआ है सीधा, ये मीन पोजीशन हुआ, और जब इसको हम मूव करा देते हैं तो मान लीजिए कि ये मैक्सिमम इतना दूर गया और यहां जाने के बाद वो वापस लौटता है, तो इतना दूर गया, ये जो डिस्टेंस हुआ वो कहलाता है एम्पलीट्यूड। यही डिस्टेंस कहलाता है एम्पलीट्यूड। ए से सी एम्पलीट्यूड हुआ, और जो सी पॉइंट हुआ वो कहलाता है एक्सट्रीम पोजीशन। ठीक उसी तरह से मीन पोजीशन से जब बॉब इधर आता है इस तरह से, तो ये जो पॉइंट है बी,
बी जो पॉइंट है वो कहलाया एक्सट्रीम पोजीशन। एक्सट्रीम मतलब मैक्सिमम पोजीशन, मैक्सिमम जितना दूर बॉब यहां से इधर गया। और ये जो डिस्टेंस है इसको डिस्प्लेसमेंट कहते हैं। ये जो डिस्प्लेसमेंट है ये हो गया हमारा एम्पलीट्यूड, है ना। ये भी एम्पलीट्यूड हुआ, ये भी एम्पलीट्यूड। अब देखिए जो हमने टर्म बताया था डिफिनेशन एक बार रिवीजन कर देते हैं, एक बार रिपीट कर देते हैं हम। एम्पलीट्यूड तो हो गया। अब हम बात करते हैं ऑस्किलेशन का। तो मान लेते हैं कि ये जो बॉब है ए मीन पोजीशन से बी पे आया, बी से फिर ए से होते हुए सी पे गया और सी से फिर ए पे आया, तो कहलाएगा वन ऑस्किलेशन। और दूसरे तरफ से हम इसे समझ सकते हैं कि बॉब को हम बी पोजीशन पे ले आया और यहां से रिलीज किया, तो बी से चलकर ए से होते हुए सी पे आया और सी से फिर वापस लौटकर ए से होते हुए बी पे आया, ये कहलाया वन ऑस्किलेशन। अगर हम उस साइड से लेते हैं, बॉब को सी पॉइंट पे ले आया और यहां से हम रिलीज कर रहे हैं, तो सी से बॉब चला और ए पॉइंट से होते हुए यानी मीन पोजीशन से होते हुए बी पे आया, अब बी से फिर रिलीज हुआ, वापस चला ए पॉइंट से होते हुए यानी मीन पोजीशन से होते हुए वापस सी पे आ गया, ये कहलाया वन ऑस्किलेशन। अब टाइम पीरियड की बात करते हैं। तो एक ऑस्किलेशन को कंप्लीट करने में जो टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। तो मान लीजिए बॉब को हम बी से रिलीज करते हैं, तो बी से रिलीज किया तो बी से वो चला, ए से होते हुए सी पे आया, सी से फिर चला, ए से होते हुए बी पर आया, तो बी से चलकर सी पे और सी से वापस चलकर बी पे आने में जो टाइम लगा वो कहलाता है टाइम पीरियड। अब फ्रीक्वेंसी, टाइम पीरियड को कैपिटल टी से लिखते हैं और फ्रीक्वेंसी को एफ से लिखते हैं। फ्रीक्वेंसी, मान लीजिए बॉब बी से रिलीज हुआ सी पे, सी से बी पे, बी से सी पे, सी से बी पे, इस तरह से आने जाने में एक सेकेंड में वो जितनी बार आता जाता है वही फ्रीक्वेंसी कहलाता है। यानी एक सेकेंड में बॉब का नंबर ऑफ ऑस्किलेशन फ्रीक्वेंसी कहलाता है। नंबर ऑफ कंप्लीट ऑस्किलेशन इन 1 सेकेंड इज कॉल्ड फ्रीक्वेंसी। तो मैं समझता हूं कि समझ में आ गया होगा। अब यहाँ पर 2 पॉइंट और समझना है कि टाइम पीरियड किस पे डिपेंड करता और किस पे डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड डिपेंड्स ऑन लेंथ ऑफ द पेंडुलम। ये जो पेंडुलम का लेंथ है इस पर डिपेंड करता है। कैसे, मैं एक बार फिर से आपको करके दिखा देता हूं। देखिए, अगर हम छोटा थ्रेड रखते हैं, है ना, छोटा थ्रेड रखा है हमने इस तरह से, छोटा थ्रेड है, ये देखिए छोटा है, तो कम डिस्टेंस कवर करना पड़ रहा है बॉब को, है ना। ये जो एक्सट्रीम पोजीशन है दोनों साइड का वो कम है, लेकिन अगर हम थ्रेड को लंबा कर देते हैं इस तरह से, इस तरह से, तब देखिए क्या हो गया, एम्पलीट्यूड ज्यादा हो गया। इसलिए टाइम पीरियड लेंथ पर भी डिपेंड करता है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पर, क्योंकि किसी भी बॉडी को अर्थ अपनी ओर पुल करती है, तो ये बॉब है मूव कर रहा है इस तरह से, और नीचे से कोई फोर्स इसको अपनी ओर खींचे तो फ्री रूप से तो मूव नहीं कर पाएगा, वो जल्दी स्थिर हो जाएगा, जल्दी स्टिल पोजीशन में आ जाएगा। तो जी का वैल्यू प्लेस टू प्लेस चेंज होता है, इसलिए जो टाइम पीरियड है वो प्लेस टू प्लेस चेंज होता है। इसीलिए टाइम पीरियड 2 चीजों पर डिपेंड किया, पेंडुलम का लेंथ जिसको कैपिटल एल से लिखते हैं, कैपिटल एल से, और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी पे, ये 2 चीजों पर डिपेंड करता है। ठीक है। अब है कि टाइम पीरियड किस पर डिपेंड नहीं करता। तो टाइम पीरियड मास ऑफ द बॉब, बॉब के मास पे डिपेंड नहीं करता। वो मास 1 ग्राम का हो, 2 ग्राम का हो, 10 ग्राम का हो, 100 ग्राम का हो, उससे अंतर नहीं पड़ता। दूसरा, नेचर ऑफ बॉब, ये जो बॉब है किन चीजों का बना हुआ है उस पर डिपेंड नहीं करता। दूसरा, एम्पलीट्यूड ऑफ द ऑस्किलेशन, ये जो एम्पलीट्यूड है इस पर डिपेंड नहीं करता टाइम पीरियड। ठीक है। तो इस तरह से मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। इसके बाद एक फॉर्मूला है जिसे हम डिराइव करेंगे टाइम पीरियड के लिए फॉर्मूला। तो टाइम पीरियड जो होता है वो पेंडुलम के लेंथ के
स्क्वायर रूट का डायरेक्टली प्रोपोर्शनल होता है। टाइम पीरियड ऑफ ए सिंपल पेंडुलम इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू द स्क्वायर रूट ऑफ इट्स लेंथ। तो टाइम पीरियड को टी से लिखते हैं और लेंथ को, पेंडुलम के लेंथ को एल से लिखते हैं, तो हो गया टी वेरीज एल, फर्स्ट इक्वेशन। दूसरा है टाइम पीरियड जो होता है वो एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी का स्क्वायर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल होता है। तो टाइम पीरियड है और एक्सीलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी के अंडर रूट का इनवर्सली प्रोपोर्शनल है, तो टी वेरेज 1/√g हो गया। सेकेंड इक्वेशन हुआ ये। अब दोनों इक्वेशन को हम कंबाइन कर देते हैं बाय कंबाइनिंग बोथ इक्वेशन, तो क्या हो जाएगा टी वेरीज √L/√g और t इज इक्वल टू कांस्टेंट इंटू √L/√g, है ना। यहाँ कांस्टेंट की जगह पर हम 2 पाई ले लेते हैं, तो क्या हो जाएगा t इज इक्वल टू 2 पाई इंटू √L/g। तो यहाँ ये 2 पाई है, ये साइंटिस्ट के द्वारा लिया गया है कांस्टेंट के रूप में। यही हमारा फॉर्मूला हुआ टाइम पीरियड का। तो मैं समझता हूं कि क्लियर हो गया होगा। फिर मिलते हैं हम नेक्स्ट एक न्यू वीडियो के साथ, तब तक अपना ख्याल रखें।